अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समा फैज़ी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान में जो अभी ख़बरें आ रही हैं वहाँ से, जो हालिया जंग आपको पता है कि जारी है, वहाँ से जो ख़बर आ रही है उसके मुताबिक अली लाराजानी जो हैं उनके आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद जो बड़ी प्रोमिनेंट जो एक फ़िगर थी, लीडरशिप थी, उसको ख़बर ये आ रही है कि उनको जो है वो एक एयर स्ट्राइक के अंदर शहीद कर दिया गया है। आपको जैसे पता है कि जब से ये जंग शुरू हुई है तो जो ईरान के अंदर जितनी भी लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप, उसको निशाना बनाया जा रहा है फ्रॉम द इसराइल और अमेरिका। तो ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है जिसको आप वॉर में या आप जंग में कहते हैं डी कैपिटेशन स्ट्रेटजी। डी कैपिटेशन स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जितनी भी आपकी लीडरशिप होती है, टॉप लीडरशिप, आप दुश्मन की टॉप लीडरशिप को मारना शुरू कर देते हैं। आपका नज़रिया या इसमें जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप सर काट दें, जो बाकी धड़ है वो क्या कर देगा। आपके जो जितने भी स्ट्रेटजिक आपके डिसीजन मेकिंग होती है वो रुक जाती है, कमांड आपको नहीं मिलती है, ऑर्डर्स आपको नहीं मिलते। तो ऑलरेडी एक क्योटिक सूरत पैदा हो जाती है कंट्री में, और उसके बाद आपका जो दुश्मन मुल्क है उसके ऊपर कब्ज़ा करना या उसके ऊपर आपका जो एक रोल है वो आप बेहतर तरीके से उसको सरअंजाम दे सकते हैं। तो अली लाराजानी कौन थे, इसके बारे में आपको थोड़ा हिस्ट्री इनकी बता देते हैं कि साबिक स्पीकर पार्लियामेंट थे, ईरान का जो न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी ये रहे हैं, सुप्रीम लीडर के करीबी मुशीर भी ये रहे हैं, और हालिया हालिया जंग में मरकज़ी फैसला साज भी ये रहे हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है बड़े काम सी, बड़े फ़िलासफ़र टाइप के बंदे थे, और इमानुएल कांट पे इन्होंने अपने जब फ़िलासफ़ी और थीसिस भी लिखा, उसके ऊपर रिसर्च भी बड़ी की, और बड़ी वेल नोन और बड़ी वेल्थी फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। और ये कहा जा रहा है कि इनका बेटा भी इस एयर स्ट्राइक में जो है वो शहीद हो गया है। अब अगर लेकिन जब से ही आयतुल्लाह ख़ामनेई की जब शहादत हुई उसके बाद से कहा जाता है कि इनका बड़ा एक अग्रेसिव स्टैंस था, और उन्होंने कभी इनको इतना ज़्यादा गुस्से में और इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बात करते हुए नहीं देखा गया। लेकिन जब इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद किया उसके बाद इनकी जो स्टैंस थी, टून थी, या इनकी जो निगोसिएशंस स्किल्स थी, वो क्या कहा जाता है कि वो पूरी एग्रेसिव हो गई, और अदरवाइज़ ये पहले इस तरह के नहीं थे। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को अभी देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या है, तो इसमें देखें कि तो आप पिछले साल चले जाएं अगर जून 2025 में, तो इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर हमले किए थे। उसके बाद ईरान के रद्द-ए-अमल आया था और उसमें उन्होंने इसराइल और पे दोबारा हमले किए थे। और फरवरी 2026 में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई को आपको पता है कि एयर स्ट्राइक में उनको मार दिया गया था। और मार्च 2026 में जो है वो ईरान की जो सारी आला सतह की क़यादत है वो तकरीबन एलिमिनेट हो चुकी है और वो शहीद हो चुकी है। अब इसके बाद इसके असरात रीजन पे क्या पड़ने वाले हैं? इसके असरात रीजन पे ये पड़ने वाले हैं कि दो तरीके होते हैं डी कैपिटेशन स्ट्रेटजी के बाद। क्या आप मतलब इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव पहलू भी हैं। पॉजिटिव पहलू तो ये हैं कि आप देखते हैं कि आप उनकी कमांड एंड चेन को तोड़ देते हैं, आप एक डिसीजन मेकिंग बंदे को एलिमिनेट कर देते हैं, और जो क्यास होता है वो पैदा होना शुरू हो जाता है उस कंट्री के अंदर। और फॉर द टाइम बिंग तो एक बड़ा होता है, एक झटका लगता है पूरी कंट्री को कि भाई ये क्या हो गया। लेकिन उससे होता ये है कि पब्लिक सेंटिमेंट बढ़ जाता है अगेंस्ट दैट कंट्री। लेट्स सपोज कि अगर इस वाले केस में हम देखें कि जो इन्होंने आयतुल्लाह ख़ामनेई को जब शहीद किया, तो उसका बाद उनका प्लान ये था कि दे वर गोइंग टू चेंज द रजीम इन द ईरान। लेकिन वो रजीम चेंज होने की बजाय वो जो उनके ख़िलाफ़ भी थोड़े से तबकात या ग्रोह थे ईरान के अंदर, वो भी अब चुप करके बैठ गए, और वो एक हमदर्दी का और वो जो एक मज़लूमियत का वोट है वो ये पासदाराने इनकलाब ने वो लिया। और अब उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुए और किस तरह से आयतुल्लाह ख़ामनेई और ये जो वहाँ पे जो रजीम है उसके हक़ में जितने भी प्रोटेस्ट थे और वो नारे लगाते हुए मर्ग अमरीका और मर्ग इसराइल, मर्ग, वो सारा आपने उसके बाद देखा। अगर इसका अब इकनॉमिक इम्पैक्ट हम देखें, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो चौक हो चुकी है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं, पावर वैक्यूम जो है वहाँ पे पैदा हो जाएगा। और जो एक क्वेश्चंस उठाया जा रहा है ना इसराइल में भी और अमेरिका की तरफ के लीडरशिप पे भी, वो ये कह रहे हैं कि भाई
کیا صرف لیڈرشپ کو مارنے سے جو ہے نا جو وہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ تو تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی ہے نہیں. کیا عراق میں ایسا ہو گیا، افغانستان میں ہوا، لیبیا میں ہوا، چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہوتی رہیں، چیزیں بد سے بدتر ہوتی رہیں، لیکن لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنے سے چیزیں خراب نہیں ہوئیں. یہی اس کیس میں ہوا ہے کہ جب آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے بعد ان کا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ جو مذاکرات والے بندہ تھا نا، جو نیگوسیشنز والا بندہ تھا، اس کو تو آپ نے مار دیا ہے. مجھے تو صرف بندوق کی زبان آتی ہے، مجھے اسلحے کی زبان آتی ہے، مجھے یہ نہیں آتی کہ آپ میں نہ ہی میں اتنا وہ، کیونکہ وہ لازمی بات ہے وہ ینگ ہے، ان کا اپنا ایک وے آف جو ہے وہ ڈوئنگ ورک ہے، اس کو تو نہیں آپ کر سکتے. لیکن جو کچھ گروہ ہیں یا کچھ انالسٹ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنئی تھے وہ بقدرے کم اگریسو تھے، وہ زیادہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ باہمی بات چیت سے معاملات کو، ٹیبل ٹاک سے معاملات کو ختم کرنے کے حامی تھے. لیکن جب ان کو آپ نے شہید کر دیا تو آپ کا وہ جو ایک دیوار تھی وہ ختم ہوئی، اور پیچھے سے جو ینگ لیڈرشپ آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے صرف اور صرف بندوق کی زبان آتی ہے، مجھے اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی پیار کی. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں یہ جنگ کتنی پرولونگ کرتی ہے. اگر یہ زیادہ پرولونگ کرتی ہے تو پریشر تو بڑھ رہا ہے. پریشر آپ کا یورپ کی طرف سے بھی بڑھ رہا ہے آن امریکہ، پریشر آپ کا گلف کنٹریز کی سے بھی بڑھ رہا ہے آن اسرائیل اینڈ امریکہ. گلف کنٹریز کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمیں آپ نے کہاں پھنسا دیا ہے، یورپ والے کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم آنا نہیں چاہتے اس جنگ میں، ہم کدھر جائیں. ادھر سے وہ نیٹو الائز کو جو ہے وہ ٹرمپ صاحب دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کے لحاظ سے اگر بات کریں تو پاکستان